वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा से संबंधित ये 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का प्रारूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, हिंदी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 14 सितंबर। प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सारंग लय सारंग सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो ऊपर दी हुई पंक्तियों में यमक अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत पद्य में यमक अलंकार है और प्रस्तुत पद्य में पहले सारंग का अर्थ दीपक और दूसरे सारंग का अर्थ स्त्री तथा तीसरे एवं चौथे सारंग का अर्थ आंचल एवं पांचवें सारंग का अर्थ हवा है। अगला प्रश्न है, खिली हुई हवा आई फिर की सियाई चली गई। पंक्ति में अलंकार है। तो ऊपर दी हुई पंक्ति में उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। प्रस्तुत पद्य रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है जो बसंत के आगमन पर उद्धृत है। इस पद्यांश में फिरकी से प्रयुक्त हुआ है अतः उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, अठकोना शब्द में कौन सा समास है? तो अठकोना शब्द में द्विगु समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, द्विगु समास। अठकोना शब्द में द्विगु समास है। अठकोना का शाब्दिक अर्थ 8 कोने वाला होता है अतः संख्यावाची शब्द होने के कारण यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सारणी फर्स्ट को सारणी सेकंड से सही मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सारणी फर्स्ट में कुछ विराम दी हुई है और सारणी सेकंड में उनसे संबंधित चिन्ह दिए हुए हैं। तो अल्प विराम को हम कामा भी कहते हैं। इसका संबंध 3 से हो जाएगा। और कोष्ठक को हम ब्रैकेट भी कहते हैं। तो कोष्ठक 4 में दिया हुआ है। और संक्षेपक को कुछ हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं और योजक चिन्ह जो पहले में दिया हुआ है वो योजक चिन्ह है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा और बी का चौथा। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, अल्प विराम और कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट और संक्षेपक और योजक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं जैसे कि पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है, मतैक्य शब्द किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पे मतैक्य शब्द है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? तो अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र ये वैयक्तिक कोटि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैयक्तिक। अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र वैयक्तिक पत्र की कोटि के अंतर्गत आएगा और इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है इस वाक्य में कारक है? तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है इस वाक्य में करण कारक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, करण कारक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए इस वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल।
रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में होता है। अगला प्रश्न है वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में हेता हेतुमद भविष्य काल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हेता हेतुमद भविष्य काल। जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है उसे हेता हेतुमद भविष्यत काल कहते हैं। अगला प्रश्न है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसे वाक्यों में जब, ज्यों, जहां, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वाक्य श्याम हंसता है में श्याम करता है और हंसने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः हंसने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए हंसना क्रिया अकर्मक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, श्याम हंसता है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसे जुगल किशोर शुक्ला ने कलकत्ता से 1826 में साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो वारि, तोय एवं सलिल ये सभी जल के पर्यायवाची हैं, जबकि वात वायु का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी अलग है, राइट आंसर हो जाएगा सी, वात। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो असंगत गलत विलोम शब्द युग्म शाश्वत का सदैव, ये गलत है। शाश्वत शब्द का विलोम क्षणिक होता है ना कि सदैव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। बाकी के विकल्पों में दिया है ऑप्शन ए में घात का विलोम प्रतिघात होता है और प्रसारण का विलोम संकुचन होता है और खग का विलोम मृग होता है। अगला प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो पानी और पानी शब्द युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पानी का पर्यायवाची जल, तोय, अम्बु आदि होता है, जबकि पानी का पर्यायवाची पानी नहीं होता है। बाकी के ऑप्शन में गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी होता है और गृह सदन का पर्यायवाची होता है और मयूर का पर्यायवाची की होता है। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जैसे कि पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है गणना और गणना शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो गणना और गणना शब्द युग्म का सही अर्थभेद है गिनती और चुभना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गिनती और चुभना। अगला प्रश्न है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा शब्द में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, प्रति। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं जैसे कि प्रतिकार। अगला प्रश्न है आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है मध्य स्वर कहते हैं। तो जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन सुरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। हिंदी का आ ये मध्य स्वर है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य स्वर आ को कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सा दंते। बाकी कंठ वर्ण आ, का, वर्ग हा, विसर्ग और तालव्य वर्ण है ई, च, वर्ग और सा और या। मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं री, ट वर्ग के सभी अक्षर और रा, शा,
और दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं ता वर्ग के सभी अक्षर और ला और शा। अगला प्रश्न है सघोष वर्ण कौन सा है? तो बा सघोष वर्ण है, ऑप्शन सी राइट आंसर है बा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें सघोष, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण है का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, शा, शा, शा। सघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, गा, जा, डा, दा, बा चौथा, घा, झा, ढा, धा, भा और पांचवा वर्ण है णा, या, णा, ना, मा सभी स्वर तथा या, र, ला, वा और हा। अगला प्रश्न है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो लौट कर आया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्यागत। ऑप्शन डी राइट आंसर है प्रत्यागत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं आगत जो आया हुआ हो, और बीता हुआ को विगत कहते हैं, और गौतम बुद्ध को कहा जाता है तथागत। इसका अर्थ है जैसा आया था वैसा ही चला गया। अगला है अपठित गद्यांश। अवतरण को पढ़कर प्रश्न 26 से 30 के उत्तर विकल्प से चुनकर दीजिए। तो पहले हम लोग गद्यांश को रीड कर लेते हैं। आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है और वह है प्रेम। तो गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इस अवतरण का उचित शीर्षक प्रेम है, क्योंकि इस अवतरण का केंद्रीय भाव प्रेम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्रेम। और प्रेम के कितने रूप होते हैं? अवतरण की पंक्तियों से स्पष्ट है कि प्रेम के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी और देश प्रेम। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है? तो अवतरण की प्रारंभिक दो पंक्तियों से स्पष्ट है कि समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण प्रेम का अभाव है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रेम का अभाव। अवतरण में उल्लेखित है कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, जिससे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। अगला प्रश्न है, दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? तो अवतरण की पंक्तियों से स्पष्ट है कि दो समुदाय और दो राष्ट्रों को जोड़ने वाली भावना प्रेम है, और इस प्रकार प्रेम की भावना से दो समुदाय और राष्ट्र जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम की भावना। अगला प्रश्न है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो आतंकवाद को मिटाने के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए। अवतरण से विदित होता है कि समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, वह मेरे साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है। तो वह अकबर से कैसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर डी है, पत्नी होगी। आप लोग यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं।
और अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उस पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन है, कुछ इमारतें झोपड़ी हैं और सभी कॉलेज गांव हैं। कुछ गांव इमारतें हैं और उनका निष्कर्ष है सभी गांव इमारतें हैं। और कुछ गांव झोपड़ी हैं, कुछ झोपड़ी कॉलेज हैं और कुछ इमारतें गांव हैं। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, आप लोग इससे समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल चौथा कथन सही है, कुछ इमारतें गांव हैं। अगला है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ कुछ शब्द कृत्रिम भाषा से अनुवादित हैं और इसमें पूछा गया है किस शब्द का अर्थ रैगिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीठ का अर्थ रैगिंग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पे श्रृंखला दी हुई है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए 57, क्योंकि पहले 1 का स्क्वायर ऐड किया गया है, फिर 2 का स्क्वायर ऐड किया गया है, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर और उसके बाद में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 57। और दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार की आकृति आती है, तो इसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं त्रिभुजों की संख्या 18 है। एक फलक वाले चतुर्भुज 4 हैं और 2 फलक वाले चतुर्भुज 8, 3 फलक वाले चतुर्भुज 5 और 4 फलक वाले चतुर्भुज 1 हैं। तो कुल चतुर्भुजों की संख्या 18 हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी 18। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानते हुए, चाहे वह असत्य ही क्यों ना हो, यह ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। तो कथन है, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। और दूसरा कथन है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप है। इस पर निरंतर बहस जारी है। तो यहाँ पे पहला कथन अनुसरण करता है, लेकिन दूसरा कथन अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि इंटरनेट पर बहस जारी है और उस पर बहस जारी करना अनावश्यक नहीं कहा गया है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है केवल पहला कथन अनुसरण करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए कथन के अनुसार इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, अर्थात ऐसा अंग जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। से निष्कर्ष पहला, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, तर्कसंगत है, जबकि निष्कर्ष दूसरा दिए गए कथन का अनुसरण नहीं करता है। अगला है, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है रन आउट, फिर डिसीजन, फिर थर्ड अंपायर, फिर डिलीवरी, उसके बाद शॉट। तो यहाँ पे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इनका सही अर्थपूर्ण क्रम होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि पहले होगी डिलीवरी और फिर उसके बाद में शॉट खेला जाएगा और शॉट खेलने के बाद वहाँ पे रन आउट होगा और रन आउट होने के बाद मामला थर्ड अंपायर के पास जाएगा और फिर उसके बाद में थर्ड अंपायर के द्वारा डिसीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, डिलीवरी, शॉट, रन आउट, फिर थर्ड अंपायर, फिर उसके बाद में डिसीजन। अगला प्रश्न है, प्रश्नानुसार दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर। डिलीवरी, शॉट, ये उसका विश्लेषण यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और इसके स्थान पर आने वाली संख्या होगी, यानी कि अगर हम पहले 1 का स्क्वायर करें और फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर करें और फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर करें, तो टोटल 14 आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9, 4, 13 और 1 14। तो उसी प्रकार अगर हम 5 का स्क्वायर करें और फिर 2 का स्क्वायर करें और फिर 1 का स्क्वायर करें और उनको ऐड करें, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और 25 यानी कि 2 का स्क्वायर, 25 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 29 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 30, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे उसका विश्लेषण दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वें स्थान, मोहन पीछे से 7वां है जबकि सोहन आगे से 6वां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है तो लड़कों की न्यूनतम संख्या होगी। तो यहाँ पे लड़कों की न्यूनतम संख्या ऑप्शन बी में दिया हुआ 10 होगी। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, इसका उस प्रश्न का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में खड़े हैं। बी एफ तथा सी के बीच खड़ा है और ए ई तथा डी के बीच खड़ा है और एफ डी की बाईं ओर खड़ा है और ए तथा एफ के बीच में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन खड़ा है। तो ए तथा एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में डी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चित्र से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अगला है सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी शाम को 7 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। तो यहाँ पे 360 डिग्री घूमेगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ से प्रश्नानुसार सटीक घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है और जब घड़ी में 7 बजे तो कुल 12 घंटे हुई और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है और घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे 12 घंटे में 360 डिग्री हो जाएगा। अगला है सदृश्य पूरा करें। बगीचा, पौधा और पुस्तक, पुस्तक का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे पुस्तक का हो जाएगा पृष्ठ से, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जिस प्रकार अनेक पौधों से बगीचे का निर्माण होता है ठीक उसी प्रकार बगीचे में बहुत सारा पौधा होता है, उसी प्रकार पुस्तक में बहुत सारा पृष्ठ होता है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चुनाव करें। तो यहाँ पे पहले त्रिभुज ऊपर की ओर है, फिर इधर को हो गया है और फिर नीचे की ओर हो गया है और उसके बाद में अब ये इधर की ओर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, राइट आंसर है सी। प्रत्येक अगली आकृति 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रही है, तो अगली आकृति विकल्प सी होगी। अगला है सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। तो सही दर्पण प्रतिबिंब इसका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित आकृति में वर्ग दंत चिकित्सकों को दर्शाता है। तो वर्ग दंत चिकित्सकों से संबंधित हो जाएगा। और त्रिभुज कलेक्टर्स को दर्शाता है, तो त्रिभुज का संबंध कलेक्टर्स से हो जाएगा। और वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, तो वृत्त भारतीयों से हो जाएगा। और आयत महिलाओं को दर्शाता है, तो आयत महिलाओं से संबंधित हो जाएगा। अब अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो या तो कलेक्टर हैं या फिर महिला हैं। तो ऐसा समूह ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए बी और सी। ए बी और सी, राइट आंसर है ए। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। अगला है विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई। तो विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। इसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है और धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। तो मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस के निवासी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये ग्रीस यूनान का निवासी था जो सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है देवा नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था। तो देवा नाम प्रिय ये मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है और अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडे गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वतमाला।
और पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नागटिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियां हैं और शिवालिक पर्वतमाला को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो सिपकीला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, सतलज घाटी। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ती है और सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। तो सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए सतलज घाटी में। अगला यहाँ पे दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे जोजिला और बारालापचला और सिपकीला और थागाला, नीति पास और लिपुलेख, ये दर्रे सही सुमेलित नहीं हैं। सिर्फ नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है, बाकी चौथा सही सुमेलित है। तो 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और बारालाचा और सिपकीला दर्रा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है तथा थागाला और नीति पास और लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI नाम दिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का गठन 1 जुलाई 1955 को किया गया था और जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सिक्किम को छोड़कर से सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है और वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन बढ़ जाएगी तथा यदि RBI नगद कोषानुपात को बढ़ा दे तो साख सृजन घट जाएगी। तो यहाँ पे इसका उल्टा होता है, अगर RBI नगद कोषानुपात को घटाती है तो साख सृजन बढ़ जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं। इससे दोनों मिलकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, 131। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मई 1952। और जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है और लोकसभा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीकर। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 100 यानी कि अनुच्छेद 100 फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ेगा। जब लाल गुलाब को एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो गुलाब काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, काला, क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसका मान लगभग 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसका मान लगभग 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। बैंगनी रंग राइट आंसर हो जाएगा कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। तो रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। अगला प्रश्न है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे, निर्वात। ध्वनि निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। यह तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जिस पदार्थ से होकर गुजरती है उसे माध्यम कहते हैं और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की गति ठोसों में सर्वाधिक होती है और यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नवत है। तो वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है और आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है और लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है और फ्लिंट कांच में ये ध्वनि की चाल 3980 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ध्यातव्य है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर रहा है। तो इस सूची में फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रंटियर। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में अमेरिका का फ्रंटियर पहले स्थान पर है, जबकि जापान का फुगाकू दूसरे स्थान पर है। इस सूची में स्थान पाने वाले प्रमुख भारतीय कंप्यूटर क्रमशः एरावत, परम सिद्दीकी, एआई तथा प्रत्यूष 75वें और 175वें और 131वें व 169वें स्थानों पर हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक जल संधि नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो अप्रैल 2023 में फिनलैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। और वर्ष 2020 में उत्तरीय मैसेडोनिया ने और वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो ने नाटो की सदस्यता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। तो मई 2023 में भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा शुरू किया है और यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में इस देश को राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु संचालित किया गया था। तो राइट आंसर है सी, ऑपरेशन करुणा का संबंध है म्यांमार से। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया जाएगा या प्रदान किया गया है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर ने जीता है। टाइम शेल्टर यह पुस्तक जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किस पुस्तक को प्रदान किया गया है।
तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 बुल्गारिया के लेखक जार्जी गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर ने जीता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टाइम शेल्टर। और टाइम शेल्टर यह पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को परम नाम दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम। और यह वर्ष 1991 में CDAC द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पद PCXT का आशय है? तो इसका आशय है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया। PCXT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करने के पश्चात PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की कार्यक्षमता अत्यधिक बेहतर हो जाती है। और CPU द्वारा कंप्यूटरों में गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। और CPU मुख्यतः 3 भागों ALU और CU तथा रजिस्टर में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने निम्नलिखित में से अपग्रेड करना होगा CPU को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। OMR का तात्पर्य है? तो OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन या रीडर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? तो चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीकी का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रतिक्रिया हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बैंक। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है? बैंक। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्योग डेटा को में बदलना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य आंकड़ों को सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन में बदलना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सूचना। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स एक प्रचलन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स प्रचलन तंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो पेंट ब्रश कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक, जावा और C++ ये सभी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगला प्रश्न है, POST का पूर्ण रूप क्या है? तो POST यानी कि पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायल अप। डायल अप इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। दिए गए विकल्पों में डायल अप इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है। और डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक रूप है जो एक पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क
की सुविधाओं का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है। तो राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है और यह OSI संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। राउटर निम्नलिखित में से नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुँचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का काम करता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए हम Ctrl+X की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, Ctrl+X। तो यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी और उनके कार्य दिए हुए हैं। Ctrl+C कॉपी होता है और Ctrl+X कट हो जाता है और Ctrl+V पेस्ट होता है, Ctrl+S सेव हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट शैली और आकार जैसे समान स्वरूप को लागू करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट शैली और आकार जैसे समान स्वरूप को लागू करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ए, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के प्रयोग द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के रंग, फॉन्ट शैली और आकार में परिवर्तन करने के लिए होता है। यह MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक शब्द संसाधक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है SQL का पूरा नाम क्या है। तो SQL का पूरा नाम है एक्सटर्ड क्वेरीज भाषा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्सटर्ड क्वेरी भाषा। यह रिलेशन अलजेब्रा पर आधारित भाषा है जो आंकड़ों का प्रबंधन करती है। SQL का पूरा नाम है एक्सटर्ड क्वेरी भाषा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट एवं सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष दिया है और सूची सेकेंड में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान। तो यहाँ पे 1992, तो यहाँ पे 1892 में दिया है, ये इसका इलाहाबाद हो जाएगा। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन, ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन का स्थान इसका इलाहाबाद में हो जाएगा। और 1905 का कांग्रेस अधिवेशन ये वाराणसी में हुआ था। और 1936 का हो जाएगा, ये लखनऊ में हुआ था। और 1946 का ये मेरठ में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। और 1905 का कांग्रेस अधिवेशन ये वाराणसी में हुआ था, इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1936 का कांग्रेस अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और 1946 का कांग्रेस अधिवेशन ये मेरठ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये अवस्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये वाराणसी में स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो वाराणसी में अवस्थित है को प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में वाराणसी की हथकरघों, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र तथा शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला
जनपद है गाजियाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद गाजियाबाद, इसमें लगभग 85%, और इसके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर 82.20% और कानपुर नगर 81.31% एवं औरैया 80.25% का स्थान है। इस संदर्भ में अंतिम स्थान श्रावस्ती का है जिसमें 49.13%। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले क्रमशः हैं गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर नगर 79.65% और औरैया 78.9%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है जिसकी साक्षरता दर है 46.7%। अगला प्रश्न है सुराहा ताल पक्षी विहार स्थित है। तो जयप्रकाश नारायण या सुराहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। किसके उत्पादन में? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान और देश के अग्रम गेहूं उत्पादन में 31.77% का योगदान है, जबकि धान चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। देश के अग्रिम चावल उत्पादन में 11.72% का योगदान देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी धान। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है धान के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है और यह सोनभद्र जनपद में स्थित है और इसकी क्षमता 150 मेगावाट होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी रिहंद बांध। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बस्ती। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग ये बस्ती नगर से नहीं गुजरेगा। तो 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या जो फैजाबाद का बदला हुआ नाम है, और अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। और 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अतः यह एक्सप्रेसवे बस्ती जनपद से नहीं गुजरेगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना ये आगरा जनपद में की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। इसके अतिरिक्त आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजना 2021 तैयार की गई है और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 20,16.97 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची फर्स्ट में वर्णित व्यक्तियों को सूची सेकंड में अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। तो दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग या प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही सुमेलन ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उस्ताद विलायत खां का संबंध है सितार से और मास्टर फिदा हुसैन नारसी इनका संबंध है हिंदी रंगमंच से, और सितारा देवी का संबंध है कथक से, और जतिन भट्टाचार्य इनका संबंध है सरोद से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति तथा उनके विशिष्ट क्षेत्र इस प्रकार हैं। उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार से है और मास्टर फिदा हुसैन नारसी का संबंध हिंदी रंगमंच से है। सितारा देवी का संबंध कथक से है और जतिन भट्टाचार्य का संबंध सरोद से है।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ए, यानी कि पशु मेला, इसका संबंध है बटेश्वर से, और ध्रुपद मेला इसका संबंध है अंबेडकर नगर से, ध्रुपद मेला, ये ध्रुपद मेले का संबंध वाराणसी से हो जाएगा। और गोविंद साहब मेला इसका संबंध हो जाएगा अंबेडकर नगर से, और माघ मेला इसका संबंध हो जाएगा इलाहाबाद से। तो राइट आंसर है ए। सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है, पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, और गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर से संबंधित है, और माघ मेला ये इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम बम्बई से हुआ, और ये 1926 में हुई, और तत्पश्चात वर्ष 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संपादक और आजीवन संपादक रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम बम्बई से वर्ष 1926 में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, कल्याण प्रकाशित हुई थी बम्बई से, और गीता प्रेस ये गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे कल्याण पूछा गया है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। मई 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो मई 2023 में उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, और प्रोग्राम के तहत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बच्चों को 25,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, महाराजगंज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खिलाड़ी को गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल चौधरी को गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और वह एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, राहुल चौधरी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो राइट आंसर है सी, 19%। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी दर 19% अनुमानित है, और वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की वृद्धि दर से काफ़ी अधिक है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में संस्थान दी हुई हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति दी हुई है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कौटिल्य, इसका संबंध है मेरठ से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये मथुरा से संबंधित है, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर से संबंधित है, और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये इलाहाबाद से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सुमेलन हो जाएगा ए का दूसरा और बी का पहला, ए का दूसरा और बी का पहला। ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुमेलन दिया हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च मेरठ ऑन कैटिल, ये मेरठ से संबंधित है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मथुरा में है, और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये गाजीपुर में है, और शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी में स्थित है, और भारत खंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में स्थित है, और निराला आर्ट गैलरी ये संबंधित है इलाहाबाद से, और एपेरेल पार्क ये संबंधित है कानपुर नगर से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए का चौथा और बी का तीसरा। ए का चौथा और बी का तीसरा। तो सही सुमेलन इस प्रकार है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये वाराणसी से संबंधित है, और भारत खंडे संगीत संस्थान निराला आर्ट गैलरी ये भारत खंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ से संबंधित है, और निराला आर्ट गैलरी ये इलाहाबाद प्रयागराज से संबंधित है, और एपरेल पार्क परिधान पार्क ये कानपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्थान के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1983 में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अप्रैल 1983 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण किया, और वर्तमान में इसे UPNEDA के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने अमलताश रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अमलताश रोड। ध्यातव्य है कि रामनाथ गोयनका एक प्रसिद्ध भारतीय समाचार पत्र प्रकाशक थे। तो यहीं पे ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।